A very good morning all of you and स्वागत है आप सबका इन द नेक्स्ट सेशन फॉर द रैपिड रिवीजन ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज। तो मेरे दोस्तों आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, 6 ही नंबर का आता है, लेकिन नॉर्मली इस चैप्टर से सिर्फ डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है और वो एक क्वेश्चन आएगा जरूर। बेस्ट पार्ट, जस्ट लाइक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस चैप्टर से भी जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से किसी डायरेक्ट क्वेश्चन में से एक रहेगा। सो यहाँ पे भी सर एक चैप्टर के लिए आपने पूरा क्वेश्चन बैंक बना दिया है। यस, देयर इज अ क्वेश्चन बैंक फॉर दिस चैप्टर और अगले कुछ मिनटों के लिए आप बने रहना, ये चैप्टर अपना मक्खन की तरह डन हो जाएगा। करते हैं दोस्तों शुरुआत विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दरअसल है क्या, एलएलपी जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों बहुत सालों से पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलती आई है। पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा फीचर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, which basically means partners can decide all the terms and conditions between themselves. एक्ट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे दखलंदाजी नहीं देता, बट एट द सेम टाइम पार्टनरशिप का एक ड्रॉबैक भी है कि उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप में आप कोई गलत बिजनेस डिसीजन लो तो आपका घर, गाड़ी, बंगला सब दांव पे लगेगा। वही दूसरी तरफ पिछले 400 साल से चल रही कंपनी नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काफी आई वुड से इंपॉर्टेंट तरीका है बिजनेस करने का। हाउएवर कंपनी का भी कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहले कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा समझते हैं। अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स हैज लिमिटेड लायबिलिटी फॉर इट्स मेंबर्स। इसका मतलब मैं एक बार कैपिटल कंट्रीब्यूट करूं किसी कंपनी में, उसके बाद कंपनी का कोई भी बिजनेस डिसीजन गलत जाए फिर भी मेरा घर, गाड़ी, बंगला सब महफूज है, वो दाव पे नहीं लगेगा। बट एट द सेम टाइम हम तो ऐसे कहते हैं भाई कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, डोमिनेटिंग एक्ट है, बहुत ज्यादा, मतलब सांस कैसे लेनी है कंपनी को ये तक एक्ट डिसाइड करके रखा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लायंस। तो फ्लेक्सिबिलिटी नाम पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब पार्टनरशिप का एक अच्छा फीचर था उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, बट एक बुरा फीचर था दैट उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। दूसरी तरफ था कंपनी जिसमें अच्छा फीचर है कि उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन बुरा फीचर है कंप्लायंस यानी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वी थॉट हाउ अबाउट कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अगेन अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी बट एट द सेम टाइम उन्हें कंप्लायंस बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें रजिस्ट्रार के पास ज्यादा डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करने पड़ेंगे। एंड इसी से जन्म हुआ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। दोस्तों एलएलपी वैसे तो आया यूरोप में पहले, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभाव से एलएलपी एक्ट इंडिया में भी 7 जनवरी 2009 से लागू है, जब प्रेसिडेंट ने बिल को साइन किया। LLP Act 2008 जो है दोस्तों, it has total 81 sections and 4 schedules. First schedule talks about the mutual rights and duties between the partners and also between the partners and LLP. हम ये नहीं भूल सकते LLP खुद एक पर्सन है। सो राइट्स एंड ड्यूटीज किन के? पहले तो सारे पार्टनर्स के, और दूसरा एक तरफ पार्टनर्स और दूसरी तरफ LLP, इनके भी आपसी राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करेगा फर्स्ट शेड्यूल इन एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल अग्रीमेंट। तो अगर एलएलपी अग्रीमेंट किसी मामले में साइलेंट है तो हमें फर्स्ट शेड्यूल में देखना पड़ेगा टू सी द राइट्स एंड ड्यूटीज। एक जब से एलएलपी आया है तब से डोंट यू थिंक काफी सारी पार्टनरशिप फर्म को लगता रहेगा काश मैं उसकी तरह होता, मेरा भी लायबिलिटी में पार्टनर्स का लिमिटेड हो जाता। और इसके चलते मेरे दोस्तों सेकंड शेड्यूल ने एक शॉर्टकट बताया, एक प्रोसीजर बताया टू कन्वर्ट अ फर्म इनटू एलएलपी। सिमिलर फीलिंग आई रहेगी प्राइवेट कंपनी को कि भाई वो देख लिमिटेड लायबिलिटी है फिर भी कितना कम डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है। इसीलिए थर्ड शेड्यूल कहता है प्रोसीजर टू कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। वही फोर्थ शेड्यूल ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया बताया है, शॉर्टकट बताया है। विच मीन्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हम ये पाते हैं कि एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनीज एक्ट के वही धुरंधर यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उसका एम्प्लॉई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विल एडमिनिस्टर द अफेयर ऑफ द एलएलपी। एंड जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट, एलएलपी भी रूल बेस्ड एक्ट है, म्हणजे जहां जहां प्रिस्क्राइब वहां वहां रूल्स। बिल्कुल एक्ट में जहां पे भी प्रिस्क्राइब वर्ड आता है, एज में भी प्रिस्क्राइब, वहां पे एलएलपी रूल्स का आपको रेफरेंस लेना पड़ सकता है। बेस्ट पार्ट, रूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन as well as CA इंटर लेवल फॉर द LLP एक्ट। जी हाँ दोस्तों, LLP एक्ट CA इंटर में भी पढ़ना है और तब उसका वेटेज लगभग 15 मार्क्स रहेगा, तो तब मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वो हिसाब से आप अभी भी पढ़ लेना। मूविंग फर्दर, एक सिंपल बात मेरे को बताओ ना, अब अपने कोई जेलस रिलेटिव्स होते हैं, तो अगर हमें कोई भी कठिनाई आती है, हमें कोई भी डाउट आता है, तो क्या हम उन जेलस रिलेटिव्स की सुनते हैं?
इसका मतलब दोस्तों जब से एलएलपी आया है तब से डोंट यू थिंक पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा जेलस रिलेटिव की तरह एक्ट करेगा? बिकॉज टुडे मैक्सिमम बिजनेसेस वांट्स टू बी एलएलपी रादर देन पार्टनरशिप। तो क्या हम किसी जेलस रिलेटिव की सुनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज व्हाई इवन इफ एलएलपी एक्ट इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। ये बात आप समझ लेना। फिर नीड फॉर एलएलपी करके एक छोटा सा डिस्कशन है कि एलएलपी कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिव है, तो ध्यान से सुनना। बिफोर दैट एलएलपी का एक और एक नाम है, एलएलपी को ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल ऐसा भी बोला जाता है। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ऐसा क्यों सर? ऑल्टरनेटिव चूंकि एक विकल्प के रूप में आया है, एक चॉइस के रूप में आया है। कॉर्पोरेट बिकॉज जस्ट लाइक अ कंपनी इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस बिकॉज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप इट ऑल्सो इज फॉर्म फॉर प्रॉफिट मोटिव। व्हीकल यानी कुछ भी करने का जरिया, अ मोड और मीडियम ऑफ डूइंग समथिंग इज व्हीकल। इसीलिए एलएलपी का दूसरा नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। एलएलपी कौन से टाइप के बिजनेसेस को ज्यादा सूटेबल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो लेट्स थिंक अबाउट अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन जो इनोवेशन की सोच रहा है, कोई बिजनेसमैन जो नया नवेला बिजनेस करने का स्टार्ट किया है उसने, तो इन दैट केस ही वुड वांट हिज लायबिलिटी टू बी लिमिटेड, बट एट द सेम टाइम will he want the burden of compliance? No. तो एक ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो जस्ट स्टार्ट किया है, वो कंपनी का कंप्लायंस बर्डन भी नहीं झेलना चाहता और पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं। ऐसे में एलएलपी उसके लिए एक बहुत कारगर तरीका साबित होगा। दूसरा दोस्तों, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ बिजनेसेस है, आई वुड से कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें कंपनी रूप में बिजनेस करना अलाउड ही नहीं है। समथिंग लाइक कैन इन इंडिया वन कंपनी कंडक्ट ऑडिट ऑफ अनदर कंपनी? आंसर इज नो। तो कोई कंपनी दूसरे कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। तो सर ऑडिट करने के लिए हमें कंपनी के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो वापस वही तकलीफ है, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उससे अच्छा क्यों ना हम एलएलपी बनाए। इनफैक्ट टुडे ऑल द बिग ऑडिट फर्म्स, ऑल द बिग लॉ फर्म्स, इनफैक्ट जितने भी ऑडिट फर्म्स आपने सुने होंगे, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, जो भी बिग फोर्स है दोस्तों, ये सब भी आज एलएलपी रूप में ऑपरेट करते हैं। तीसरा, अगर कोई साइंटिफिक या टेक्निकल फील्ड में है, सी साइंस वाले का पहला बात तो अगर वो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब और बीकर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेगा, उसका प्रॉफिट पे नजर नहीं रहेगा, तो उसकी लायबिलिटी हम कतई अनलिमिटेड तो होने नहीं देंगे। दूसरा जो है, साइंस वाले के बस की बात नहीं है लीगल कंप्लायंस, बिकॉज लीगल कंप्लायंस इज इलॉजिकल एंड साइंस वाला लॉजिक पे काम करता है। तो बाय दैट लॉजिक साइंस वाला दोनों तरफ से फंसा। पार्टनरशिप फर्म किया तो उसका लायबिलिटी बनेगा अनलिमिटेड, वही कंपनी किया तो जितने डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं ना आरओसी के पास, उसके तो बस की ही बात नहीं है। सो साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिसिप्लिन की केस में भी एलएलपी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अंडरटेकिंग द बिजनेस। इसके अलावा दोस्तों, जो भी अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस है, बिकॉज वो कंप्लायंस बर्डन ज्यादा झेल नहीं सकते, स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी एलएलपी एक कारगर तरीका है। एंड अदर देन दैट, जहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको वेंचर कैपिटल से, वेंचर कैपिटल, अरे शार्क टैंक नहीं देखा तुम लोग ने, जहां पे बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं इनटू स्टार्टअप्स। सर वो तो कंपनीज में भी कर ही सकते हैं, मना किधर किया। लेकिन एलएलपी में एक और एक स्पेसिफिक आई वुड से बेनिफिट है, विच इज एलएलपी में शेयर कैपिटल नहीं होता है, शेयर्स इशू नहीं करने पड़ते। सर मतलब वेंचर कैपिटल सीधा पैसा देगा तो अकाउंटिंग एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल का जो भी है कंट्रीब्यूशन अकाउंट, आंसर इज यस। तो आपको शेयर्स का कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कहने से पैसा रेस करना भी हो गया आसान। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कंपनीज जिन्हें एलएलपी रूप में ऑपरेट करना आइडियली तो चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस, सर्विस सेक्टर एंटिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटिटीज, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड लास्टली वेंचर कैपिटल जिसमें निवेश करेगा ऐसी कोई भी बिजनेस। उसके बाद उन्होंने बोला है एलएलपी जस्ट लाइक अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जिसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। किस हद तक लिमिटेड है? अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में कैपिटल की जगह हम कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करेंगे। एलएलपी एक्ट कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करता है फॉर कैपिटल। तो जितना कैपिटल, जितना कंट्रीब्यूशन किसी भी पार्टनर ने एलएलपी अग्रीमेंट में अपने नाम के आगे लिखा है, उससे 1 रुपया ज्यादा भी तुम उस पार्टनर को नहीं मांग सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से भूमि हैज रिटर्न 2 लाख अगेंस्ट हर नेम, भूमि द पार्टनर इज गोइंग टू पे ₹2 लाख एज अ कैपिटल। अब 2 लाख के ऊपर आप भूमि से 1 रुपया नहीं मांग सकते। सर एलएलपी इंसॉल्वेंट है, उसका गलती नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड है एंड एलएलपी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। तो ऐसे में दिस इज द बेनिफिट अवेलेबल। एलएलपी वैसे हाइब्रिड भी बोला जाता है, एज वी डिस्कस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को वो इनकॉर्पोरेट करता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कुछ डेफिनेशंस के ऊपर, एंड दिस इज परहैप्स द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि स्मॉल एलएलपी एक बार एक अटेम्प्ट में पूछ लिया है वो लोग ने।
बॉडी कॉर्पोरेट आज तक कभी फाउंडेशन में पूछा नहीं है, तो वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को तो मिलना चाहिए। लेट्स सी, बिफोर आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है जो खासा सबको तकलीफ देता है, विच इज कॉर्पोरेशन सोल। नाउ वी नीड टू रियलाइज दिस दैट कॉर्पोरेशन सोल मींस एन इंडिविजुअल एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी। उस इंडिविजुअल का कद, उस इंडिविजुअल का पद, उसकी डेजिग्नेशन, उसका जो भी टाइटल है, वो बेसिकली खुद वो टाइटल या डेजिग्नेशन पार्टनर नहीं बन सकती एलएलपी में, तो इसीलिए हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। सर कोई एग्जांपल दो ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट अस से हेद जो है ना दोस्तों, वो सीए करने के बाद सोचता है ये दिल मांगे कुछ मोर, और उसके बाद ही डिसाइड्स दैट मैं देगा यूपीएससी का एग्जाम, और हेद यूपीएससी एग्जाम भी फोड़ देता है एंड ही बिकम्स द आईएएस ऑफिसर। और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद दोस्तों हेद गेट्स अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट का हेड बनता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ऐसे में व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज हेड एज अ इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, बट क्या मैं किसी एलएलपी एग्रीमेंट में लिख सकता हूं whoever is the district collector of Thane district shall automatically become partner in my LLP? आंसर इज नो। इसका मतलब हेड जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में ऑपरेट करता है, वो जो डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने डिस्ट्रिक्ट, इट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, देयरफॉर इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बराबर। तो कॉर्पोरेशन सोल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो उसकी डेजिग्नेशन या प्रोफेशन में एक्ट कर रहा है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इन लोग एज अ इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं, बट ये डेजिग्नेशन पे जो है वो मेरा पार्टनर, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। जैसे हेड की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवम है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो मेरा अपने आप पार्टनर बन जाएगा? सर आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये होता है कॉर्पोरेशन सोल। वैसे कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपको तो बस याद रखना है बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, बट बताने का काम मैंने कर दिया है। सुन लेना दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, मींस बोल के एक चीज बता रहा है, इंक्लूड्स बोल के तीन चीजें बता रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड से तीन चीजों को एक्सक्लूड कर रहा है। सुनते जाना। बॉडी कॉर्पोरेट मींस सबसे पहला कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक कहना से इंडियन कंपनीज का बात हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 20 का मतलब है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब इंडियन कंपनी की बात हो रही है। एंड इट इंक्लूड्स, उन्होंने सबसे पहला बोला है एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, म्हणजे इंडियन एलएलपी का बात हो रहा है। 2 एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन एलएलपी भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड 3 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, विच इफेक्टिवली मीन्स कंपनी एंड एलएलपी चाहे भारत की हो चाहे भारत के बाहर की हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। इसका मतलब वो एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। लेकिन तीन चीजें जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर है, इसका मतलब ये एलएलपी में पार्टनर्स नहीं बन सकते। सबसे पहला एज वी डिस्कस्ड कॉर्पोरेशन सोल। हेत द इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी, बट मैं किसी एलएलपी एग्रीमेंट में ये नहीं लिख सकता दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने डिस्ट्रिक्ट जो भी रहेगा he will automatically become partner of my LLP. तो corporation soul is scoped out of the definition. Second is cooperative society. Cooperative society को भी इस चैप्टर ने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना है। क्यों सर? बिकॉज एलएलपी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेलफेयर ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एलएलपी के प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ क्लैश होगा। दैट्स व्हाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एलएलपी में पार्टनर बनने की इजाजत नहीं देते, इसलिए स्कोप्ड आउट। तीसरा, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडियन वाला नहीं फॉरेन वाला रहेगा, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट। एग्जांपल, एक कहना है पाकिस्तानी कंपनी इज ऑल्सो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो लॉजिकली पाकिस्तानी कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। अब पाकिस्तानी कंपनी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो लॉजिकली वो अपने इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती थी। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कुछ फॉरेन कंपनीज एंड एलएलपीज को हम ऑफिशियल गजेट में लिखेंगे कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल नॉट बी ट्रीटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल गरीब लिमिटेड, अ पाकिस्तानी कंपनी, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। भाई ने बोला करने का तो करने का। इसका मतलब जिस दिन वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में जाएगा, भले वो गरीब लिमिटेड जो भी थी पाकिस्तानी कंपनी, वो पहले बॉडी कॉर्पोरेट थी, लेकिन नोटिफिकेशन के डेट से वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगी।
Repeating the definition once again, let's make it very simple. Section 2 subsection 1 clause D, body corporate means a company defined under section 2 clause 20 of the Companies Act 2013 यानी Indian company, and it includes LLP registered under this act यानी Indian LLP, LLP incorporated outside India foreign LLP, a company incorporated outside India foreign company, but it does not include one corporation sole, वो designation partner नहीं बन सकती, भले वो individual बन सकता है. सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड थर्ड, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फॉरेन की ही होनी चाहिए, इंडिया वाली नहीं, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट. इजी एकदम. इसके बाद उन्होंने कुछ और डेफिनेशंस बोले हैं, जिसमें से बिजनेस एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर आप एक बार गो थ्रू कर लेना, इतना रेलेवेंट नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल ईयर. उन्होंने बोला है फाइनेंशियल ईयर मतलब एनी पीरियड विच स्टार्ट्स ऑन 1st day of April एंड एंड्स ऑन 31st day of March of the next year. 1 अप्रैल से 31 मार्च का कालावधि फाइनेंशियल ईयर. हाउएवर, if LLP is incorporated after 30th September, if LLP is incorporated after 30th September, then the first financial year will end on 31st March of the next following year. एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है. आफ्टर वर्ड है, ऑन नहीं है, आफ्टर है, तो प्लीज बी वेयर अबाउट दिस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल. तो दोस्तों, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको देके रखा है और सामने मैंने एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की है. देखो 29 सितंबर 2024 यानी 30 सितंबर के पहले वाली डेट है, तो उसी नेक्स्ट 31 मार्च को खत्म होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2025. इफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट एलएलपी इज 30th सितंबर 2024. उन्होंने ऑन और आफ्टर बोला है कि उन्होंने सिर्फ आफ्टर बोला है? आफ्टर बोला है, यानी एग्जैक्ट 30th सितंबर में भी 31 मार्च अगले साल का ही आएगा, यानी 31 मार्च 2025. लेकिन अगर यही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर 24 होगी तो 31 मार्च 25 नहीं, 31 मार्च 26 आपको एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करना है. मतलब एलएलपी लगभग 18 महीने का उसका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी. ये अपने दिमाग में रखना है. क्लियर एंड कंफर्टेबल? बढ़ू मैं आगे. ऑल राइट गाइज, मूविंग फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, फॉरेन एलएलपी हैज बीन डिफाइंड एंड द डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर टू फॉरेन कंपनी. तो आपको दोनों में से एक आता है तो इधर तकलीफ नहीं है. Foreign LLP is an LLP formed, incorporated, registered outside India but having a place of business in India, similar to what foreign company was. फिर LLP agreement के बारे में उन्होंने बोला है कि it is a written agreement between partners of LLP and between partners and LLP. देखो LLP खुद एक पर्सन है, तो जब भी कोई अग्रीमेंट बनेगी वो सिर्फ पार्टनर्स के बीच नहीं बनेगी. पार्टनर्स के बीच तो बनेगी, बट साथ में पार्टनर्स एक तरफ, पार्टनर्स ऑन वन हैंड एंड एलएलपी ऑन दी अदर, उनके बीच भी वो अग्रीमेंट रहेगी. एलएलपी खुद एक पर्सन है, एलएलपी के खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, ये आप भूल नहीं सकते. मूविंग फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉल एलएलपी हैज बीन डिफाइंड एंड दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार एग्जाम में भी ऑलरेडी ये आ चुका है. स्मॉल एलएलपी मेरे दोस्तों, कुछ डेफिनेशन 3 उसके पार्ट्स है, जिसको मैं अभी तक कैपिटल कैपिटल करके बाकी चैप्टर्स में बोलता था. एलएलपी एक्ट में हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन एलएलपी का 25 लाख तक है एंड पिछले साल का टर्नओवर यदि 40 लाख तक है एंड बाकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो मीट करती है, तो आइडियली वो एलएलपी स्मॉल एलएलपी कहलाएगी. स्मॉल एलएलपी का सर क्या रेलेवेंस है? कंप्लायंस और भी कम है. स्मॉल एलएलपी जो गिनी चुनी डॉक्यूमेंट भी नॉर्मल एलएलपी फाइल करती है ना, शायद उसे वो भी ना फाइल करनी पड़े. सो ध्यान से सुनना, स्मॉल एलएलपी में आपको क्या याद रखना है दोस्तों? कोई भी एलएलपी स्मॉल तब होगी जब वो 3 शर्तें पूरी करती है. पहली शर्त, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी यानी पीएनएल अकाउंट, बेसिकली एलएलपी के पीएनएल अकाउंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के अनुसार, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख रुपए तक है एंड टर्नओवर पिछले साल का 40 लाख रुपए तक है एंड बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो मीट करती है. यह है आम जिंदगी. अब बात करते हैं लीगल जिंदगी के बारे में. उन्होंने क्या बोला है पता है? कंट्रीब्यूशन does not exceed 25 lakh or such higher amount prescribed. अब जहां जहां प्रिस्क्राइब वहां रूल्स, यानी 25 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट जो रूल्स में लिखी है, whichever is higher. लेकिन फिलहाल ना रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा है. रूल्स आर साइलेंट ऑन दिस मैटर. तो राइट नाउ व्हाट विल बी कंसिडर एज अवर स्मॉल एलएलपी का लिमिट फॉर कंट्रीब्यूशन? इट विल बी 25 लाख ओनली. बट जब वो रूल्स बनेंगे तब रूल्स कितने रुपए तक वो अमाउंट बता सकते हैं? आंसर इज 5 करोड़. सो रूल्स जब बनेंगे तब 5 करोड़ तक ही वो अमाउंट लिख सकते हैं. जैसे रूल्स ने आज बोला 2 करोड़ चलेगा, चलेगा, 4 करोड़ चलेगा, 5 करोड़ चलेगा. ये सब चेंजेस कैसे होगी? रूल्स को अमेंड करके. लेकिन 6 करोड़ बोला तो चलेगा क्या? नहीं, तो फिर एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा.
Similarly, turnover as per the statement of accounts and solvency of the preceding financial year does not exceed 40 lakh or such higher amount prescribed. To be honest, कुछ भी prescribed नहीं है रूल्स में, लेकिन जब रूल्स कुछ प्रिस्क्राइब करेगा, रूल्स क्या लिमिट तक प्रिस्क्राइब कर सकता है? आंसर इज 50 करोड़. सो फिलहाल जो लिमिट है मेरा 40 लाख, क्या उसको बढ़ा के रूल्स 2 करोड़ बना सकता है? यस. 4 करोड़? यस. अच्छा 50 करोड़? यस. बट 51 करोड़, 51 करोड़? नो. And which meets such other requirements and fulfill such other terms and conditions as may be specified. आपको जो बुद्धि लगानी है ना, वो सिर्फ मैंने जो हाईलाइट किया येलो कलर में उसी पे लगानी. एंड वंस अगेन दे हैव सेड दैट पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधान एलएलपी को लागू नहीं है. दोस्तों इसके बाद डेफिनेशंस तो डन है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक बहुत ही आई वुड से बेसिक सा डिस्कशन है. हम इसको फटाफट वाइंड अप करेंगे बिकॉज ये आप पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं बताता हूं. अगर तुम्हें लग रहा है कि टोटल 16 फीचर्स है, 16 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं कोई भी 4-5 याद करके एग्जाम में जाऊंगा और वो लिख के आ जाऊंगा, हेलो लेट मी बर्स्ट द बबल. दोस्तों एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन बताएगा कौन से कैरेक्टरिस्टिक को तुमने एक्सप्लेन करना है. अब इसमें 2 दिक्कतें बनेगी. पहला तो हमें सारे 16 याद रखने पड़ेंगे और दूसरा हेड पॉइंट लिखने का मार्क गया. अगर क्वेश्चन नहीं हेड पॉइंट दिया है तो ऐसे में तुम आंसर में हेड पॉइंट लिखोगे तो भी तंबूरा मिलेगा. सो इन दैट केस यू विल हैव टू राइट व्हाटएवर इज देयर इनसाइड. तो चलिए मैं क्विकली गो थ्रू करता हूं, हालांकि इट इज बिलो योर डिग्निटी कि मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. चलो ठीक. एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. एलएलपी पार्टनर्स के चेंज, पार्टनर्स के बदलाव से अफेक्ट नहीं होती है. एलएलपी कानून का बच्चा है, तो एलएलपी का जन्म चूंकि कानून से हुआ है, उसका अंत भी सिर्फ कानून कर सकता है. पार्टनर मर गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर पगला गया, पार्टनर ठीक है रिटायर हो गया, किसी भी हालत में एलएलपी विल नॉट कम टू एन एंड. परपेचुअल सक्सेशन, इसी की बात करते हैं हम लोग कि एलएलपी जो है इट विल ओनली कम टू एन एंड थ्रू द लीगल प्रोसीजर एंड नो अदर वे. जितना भी पार्टनर्स में बदलो एलएलपी विल कंटिन्यू. सेपरेट लीगल एंटिटी आपको बताएगा कि एलएलपी खुद ठीक है एक अलग पर्सन है एंड एलएलपी जो है वो अपने असेट्स पूरे दाव पे लगाएगी. बट एलएलपी के पार्टनर्स जो है उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन. जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने को अग्री किया उस हद तक लिमिटेड रहेगी. एक्चुअली ये पॉइंट है नो म्यूचुअल एजेंसी. दोस्तों अगर पार्टनरशिप की बात होती है तब हम कहते हैं हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है. पार्टनरशिप में दोस्तों संगठन में शक्ति है और अकेले में फटती है. लेकिन एलएलपी एक्ट में ना वैसा नहीं है. एक एलएलपी में एक पार्टनर अपनी हरकतों से दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता. व्हेनेवर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी एक्ट्स ही बाइंड्स हिमसेल्फ एंड द एलएलपी बट नॉट द अदर पार्टनर. म्हणजे एलएलपी का पार्टनरशिप किसका एजेंट है? एलएलपी का, एंड नॉट एजेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर. सो टेक्निकली म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है? नहीं है. फर्दर एलएलपी अग्रीमेंट अनलाइक पार्टनरशिप डीड जो ऑप्शनल थी, एलएलपी अग्रीमेंट एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है. आपको एडिशनली ये भी बता दूं कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको एलएलपी अग्रीमेंट को आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है. लेकिन अगर कोई चीज एलएलपी अग्रीमेंट में साइलेंट है तो ऐसे में वी विल फॉलो द फर्स्ट शेड्यूल. हमने बात किया था ना फर्स्ट शेड्यूल म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो वो हम लोग फॉलो करेंगे अगर एलएलपी अग्रीमेंट किसी चीज को लेकर साइलेंट है. एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो वो लगभग हर एक चीज कर सकता है जो हम इंसान कर सकता है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स. क्या मतलब सेंटेंस बनाया यार इन लोगों ने, मजा आता है मेरे को ये वाला एक्सप्लेन करने को. सो पहले तो उन्होंने बोला है कि एलएलपी को बनाने की प्रक्रिया लीगल है, कानूनी है. ठीक है, वो वाली नहीं है जिससे हम बने. ठीक है, एंड इट इज क्लोथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी. फिर उन्होंने बोला जज्बाती होके एलएलपी कैन डू एवरीथिंग व्हिच अ नेचुरल पर्सन कैन डू. फिर उनको भी लगा थोड़ा ज्यादा ही बोल दिए. फिर वो लोग बोले एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, इट कैन नॉट टेक ओथ. शपथ कैसे लेगा? हाथ मुंह कुछ भी नहीं है. इट कैन नॉट मैरी. अच्छा मैरी तक ठीक था. इट कैन नॉट डाइवोर्स एंड लास्टली इट कैन नॉट प्रैक्टिस एनी लर्नेड प्रोफेशन लाइक सीए एंड मेडिसिन. तो असेंडिंग ऑर्डर में है ये टॉर्चर के. सबसे छोटा टॉर्चर है जेल जाना, उससे थोड़ा सा बड़ा टॉर्चर है अपने धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के झूठ बोलना, उससे थोड़ा सा बड़ा टॉर्चर है शादी, और शादी और टॉक्सिक हो जाए तो डाइवोर्स. लेकिन सबसे बड़ा टॉर्चर है जो तुम लोग कर रहे है ना, सीए एंड मेडिसिन. एनीवेज लास्टली देखो एलएलपी जो है ना इनविजिबल है, दिखता नहीं है. एलएलपी इंटेंजिबल है, इन लोग बोल रहे हैं महसूस भी नहीं होता. पता नहीं एलएलपी को महसूस करने कौन गया, बट एलएलपी महसूस भी नहीं हो रहा है. एंड एलएलपी जो है वो इमॉर्टल है बिकॉज सिर्फ कानून उसे मार सकता है. ठीक है, तो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से चूंकि एलएलपी कम्स टू एन एंड तो वो इमॉर्टल है, अमर है. तो हमें ना डाउट आता है कि एलएलपी जो है इनविजिबल है, दिखता नहीं है. एलएलपी जो है वो इंटेंजिबल है, फील भी नहीं होता है. और एलएलपी वैसे कितना भी मारने का इंसान ट्राई करे मर नहीं सकता है.
कोई ये भूत भूत तो नहीं है। तो उन्होंने आगे जाके ये भी बोला बट इट इज नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी। एलएलपी कोई इमेजिनरी चीज नहीं है। बिकॉज अब मुझे लगा कोई जेन्युइन रीजन देंगे, बट उन्होंने ठीक है हिंदी इंग्लिश में सिर्फ माँ कसम बोला है, आई शपथ बोला है। देखो बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट्स, ठीक है, ये आपको लिख के आना है एग्जाम में। लिटरली स्टूडेंट जैसे आखिरी 10 मिनट लिखेगा वैसा एक कंटेंट है, बट आपको शिद्दत से लिखना है, इसके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। कॉमन सील जस्ट लाइक अ कंपनी, एलएलपी में भी ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। एंड नॉर्मली कॉमन सील जब आप फिक्स करोगे तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वहां पे मौजूद होने चाहिए। एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। एलएलपी की जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर्स ही देखते हैं, हालांकि कंप्लायंस के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लायबल होंगे। इसके बाद उन्होंने बोला है एक एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। आप किसी भी चीज को पार्टनरशिप बोलने के लिए 2 तो लोग चाहिए, 2 से कम है तो उसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बराबर। तो मिनिमम 2 पर्सन्स हैव टू बी देयर। अच्छा, मैक्सिमम कोई लिमिट है क्या पार्टनर्स की एलएलपी को? नहीं, एलएलपी में पार्टनर्स का मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में 50 का लिमिट है, बट एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। फिर उन्होंने बोला है जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, एलएलपी भी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बनेगी, सिर्फ बिजनेस के लिए बनेगी। एलएलपी चैरिटी नहीं कर सकती। अगर सीजी को लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कुछ गड़बड़ है एलएलपी के अफेयर्स में, तो सीजी विल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ एलएलपी। इसके बाद उन्होंने बोला है कि इस एक्ट में दिए प्रक्रिया के अनुसार एलएलपी कॉम्प्रोमाइज और अग्रीमेंट कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज या अग्रीमेंट का मतलब है मांडवली करना, क्रेडिटर्स या पार्टनर्स के साथ रिकंस्ट्रक्शन करना, सेटलमेंट करना, या तो एलएलपी किसी दूसरे एलएलपी के साथ मर्ज भी, अमालगमेट भी हो सकती है एज पर द प्रोसीजर गिवन इन द एक्ट। हालांकि ये सारे हिस्से आपके फाउंडेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इंटर में इसको भी पढ़ना है। अगर किसी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो शेड्यूल्स में कुछ गाइडेंस दिया है। Firm to LLP conversion will happen as per the 2nd schedule. Private company to LLP will happen as per the 3rd schedule. And unlisted public company will happen as per the 4th schedule. Can a listed public company be converted into LLP? Answer is no. फिर अगर आपको एलएलपी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल करने हैं तो क्या आप आरओसी का मतलब आरओसी का बेल बजाओगे, आरओसी के यहाँ पे जाओगे? नो, वी विल फाइल इट ऑनलाइन। www.mca.gov.in पे हम लोग वो पोर्टल जो होता है उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सर साइन कैसे करोगे? स्क्रीन के ऊपर, अरे पापा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। समझा? एकदम क्लियर। लास्टली उन्होंने बात किया फॉरेन एलएलपी के बारे में। डेफिनेशन तो वैसे का वैसा है, एक बार रिपीट करते हैं फिर भी। फॉरेन एलएलपी मींस एन एलएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड आउटसाइड India but which has a place of business in India. And lastly they have said that a foreign LLP can become partner in Indian LLP. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था, कोई फॉरेन होता था ना पार्टनर, तो वो पार्टनरशिप इंडिया में रजिस्टर नहीं हो सकती है। बट फॉरेन एलएलपी क्या इंडियन एलएलपी में पार्टनर चलेगा? हाँ, एलएलपी थोड़ा मॉडर्न एक्ट है ना, तो वो फॉरेन वाली भी उसको चल जाती है। बढ़ू मैं आगे दोस्तों। ऑलराइट, एडवांटेजेस के नाम पे आपको कुछ चीजें बोली है। सबसे पहला आपको बोला गया है एलएलपी एक अग्रीमेंट के थ्रू बना है, विच मींस पार्टनर्स को पूरा फ्रीडम है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आप ही डिसाइड करो। विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं है। एलएलपी को इनफैक्ट पूरे साल में सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स है जो आरओसी के पास फाइल करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट का नाम है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जो तुम्हारा बैलेंस शीट पीएनएल जैसा होता है, और दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम है एनुअल रिटर्न, जो पूरे साल में एलएलपी में घटा उसका एक स्नैपशॉट रहता है, सिनॉप्सिस रहता है। ये 2 के अलावा एक भी डॉक्यूमेंट एलएलपी को पूरे साल में फाइल नहीं करना पड़ता। एलएलपी इज इजी टू फॉर्म कंपेयर टू कंपनी। एलएलपी में ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, ये मस्त दिया। ऐसा नहीं कि ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, ऐसा चीयर्स लिमिटेड लायबिलिटी चीयर्स वैसा वाला। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। देन दे हैव टोल्ड अ फ्लेक्सिबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज कोई शेयर्स का कंसेप्ट ही नहीं है, तो मैं बिना किसी आई वुड से कंप्लायंस बर्डन के मैं डायरेक्टली किसी से भी कैपिटल ले सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से यशवी गिव मी द कैपिटल in the LLP, what will be the accounting entry? बैंक अकाउंट डेबिट टू यशवीज कंट्रीब्यूशन अकाउंट, बात खत्म। आपको और कोई कंप्लायंस चेक ही नहीं करना है। कंपनी में 10 चीजें आपको देखनी पड़ती है जब आपको शेयर्स इशू करने होते हैं। एंड लास्टली इट इज ऑल्सो इजी टू डिसॉल्व एज कंपेयर टू कंपनी। तो ये कुछ बेसिक थे क्वेश्चंस। अरे इनफैक्ट मैंने ना क्वेश्चन बैंक बना के रखी, मैं आपको बताना भूल गया। सो दिस क्वेश्चन बैंक कंटेन्स टोटल 13 क्वेश्चंस एंड आइडियली डायरेक्ट क्वेश्चन के नाम पे यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं उसको ना एक एक करके बताता हूँ। देख, नीड फॉर एलएलपी अपन ने ऑलरेडी कवर किया, इसका एक पूरा पैराग्राफ है जो हमने डिटेल में कवर कर दिया। एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये भी हमारा डिस्कशन हुआ है। हमने ये सारे डेफिनेशंस भी कर लिए हैं।
एंड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी भी कर लिए। देयर आर टोटल 13 क्वेश्चंस, जिनमें से हमारे पहले 4 हो चुके हैं और हमारा कारवा आगे बढ़ता है। चलिए दोस्तों, बोला गणपति बाप्पा मोरिया। सेक्शन नंबर 5 जो है सिंपल बात करता है कि एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है। What they have told is that only a dash and dash can become partner in LLP, individual and body corporate। बॉडी कॉर्पोरेट को हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, सो यू नो वेरी वेल कौन कौन पार्टनर्स बन सकता है। लेकिन 3 टाइप के इंडिविजुअल्स एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। नाउ बिफोर समवन अमंग यू सेज सर माइनर बन ही नहीं सकता एलएलपी में पार्टनर, ये बात तो पत्थर की लकीर, क्योंकि एलएलपी बनी है एलएलपी अग्रीमेंट के थ्रू एंड इज माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्युटली नो। तो माइनर तो बन ही नहीं सकता पार्टनर, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन बाकी सारे लोगों में से भी 3 लोग हैं, 3 इंडिविजुअल्स हैं जो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। पहला, ऐसा इंडिविजुअल हु हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको कोर्ट ने पागल ठहराया है, ठीक है, एंड द फाइंडिंग इज स्टिल इन फोर्स। देखो, हम ना सब एक दूसरे की नजर में वैसे देखा जाए तो पागल है, लेकिन जब कोर्ट किसी व्यक्ति को ऑर्डर पास करके कहता है ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तब जाके लॉ उसे पागल मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से दोस्तों, शिवम जो था ना वो थोड़ा पगला गया, वो थोड़ा पागल हो गया। अब इसका कारण रहेगी कोई शिवानी, अब अपने को नहीं मालूम, तो ना वो पागल है फिलहाल। उसको जब भी मिलता हूं ना मैं, शिवम कैसा है, बोलता है बाबा लगीन ढिंचाक 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 ढिंचाक, ये सब कर रहा है वो। दोस्तों उसके बाद जब शिवम को हमने कोर्ट लेके गए, कोर्ट बोला भाई ये तो पागल लग रहा है, तो कोर्ट ने एक साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट किया और साइकेट्रिस्ट ने शिवम का टेस्ट करके डिक्लेयर किया दैट ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये डिक्लेरेशन आने के बाद कि शिवम एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, कैन ही बिकम पार्टनर इन एलएलपी? नो। लेकिन बंदा कभी ना कभी तो मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो ऐसा 2-3 साल बाद कभी ना कभी वो मूव ऑन करा कि अगले दिन अपने मोहल्ले में आए ऐश्वर्या, जो भी है। तो ना व्हाट हैपेंस इज दैट कि शिवम अब नॉर्मल हो गया, वो मूव ऑन कर गया। अब शिवम उसी कोर्ट जाता है जिसने उसको पागल ठहराया और अब बोलता है पिछली बार क्या बोला था, पागल, अब कर मेरा टेस्टिंग, बुला साइकेट्रिस्ट को। तो ऐसे में कोर्ट बुलाया साइकेट्रिस्ट को, और फिर जब कोर्ट ने साइकेट्रिस्ट ने चेक किया शिवम को, साइकेट्रिस्ट बोलता है भाई कौन से पागल ने इसे पागल बोला, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर सीन। तो जो कोर्ट की ऑर्डर थी दैट शिवम इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अब कोर्ट ने उसे रिवर्स कर दिया है। क्या अब शिवम पार्टनर बन सकता है? आंसर इज यस। तो पहला पॉइंट है ना बहुत क्रिटिकल है, दैट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब पावर, ऐसा कोई भी कोर्ट जिसको पावर है लोगों को पागल ठहराने की, एंड द फाइंडिंग इज स्टिल इन फोर्स। अरे मतलब आज भी वो व्यक्ति कोर्ट की नजर में पागल है। अगर वो व्यक्ति अभी भी कोर्ट की नजर में पागल है, वो तब तक पार्टनर नहीं बनेगा। लेकिन when court declares him to be sound mind once again, normal person once again, now can he become the partner? Answer is yes. दूसरा टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो कभी पार्टनर नहीं बन सकता इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। दोस्तों एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका अभी तक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और तीसरा, इफ एन इंडिविजुअल हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट, अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, अभी भी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो जब तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होता तब तक हम उस इंडिविजुअल को पार्टनर नहीं बना सकते इन एनी एलएलपी। दिस इज एक्चुअली योर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5। Who can become partner in LLP and in what cases an individual cannot become partner of LLP? एकदम इजी, इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ता हूं आगे, अगला पॉइंट भी बड़ा मजेदार है। सेक्शन नंबर 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। किसी भी चीज को पार्टनरशिप बोलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 तो चाहिए। सो एवरी LLP shall have at least 2 partners. But if let's say 2 जने पार्टनर थे, एक मिस्टर एक्स करके पार्टनर था एंड लेट अस से जय वाज द सेकंड पार्टनर। मिस्टर एक्स दिल्ली में कहीं पे तो रहता था एंड जय इधर मुंबई में रहता था एंड दोनों LLP के पार्टनर्स थे। अब मिस्टर एक्स जो है ना वो मर गया, तो उसके बाद दोस्तों पार्टनरशिप LLP में कितने पार्टनर्स बचे? सर जय अकेला बचा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2, एक ही पार्टनर बचा LLP में, तो आइडियली उसे LLP बोलना सही नहीं हो। बट कहने से वो मिस्टर एक्स का डेथ एकदम अचानक हो गया है, तो जय को हमें थोड़ा तो टाइम देना चाहिए नया ढूंढने के लिए। अरे सिंपल लॉजिक है यार, कोई पुराना चला जाता है, नया ढूंढने में टाइम तो लगता है। सो बाय दैट लॉजिक लॉ ने उसे 6 महीने का पर्याप्त समय दिया है कि तू नया पार्टनर तब तक ढूंढ के ला। अगर तू 6 महीने जय घूमेगा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, और वो पूछेगा कोई मेरे साथ पार्टनर बनेगा क्या? अगर 6 महीने में जय को कोई पार्टनर नहीं मिला तो ऐसे में दोस्तों जय की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, पर्सनल हो जाएगी, इज व्हाट दिस सेक्शन इज ट्राइंग टू से। ध्यान से सुनना। इफ अ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2,
and LLP carries on business for more than 6 months, then that sole partner, वो एकलौता partner of LLP who has knowledge of the fact that he alone is carrying on business. देखो कुछ लोग को ना मालूम ही नहीं पड़ता है वो अकेले हो गए हैं, वो अकेले पड़ गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का डेथ जय को मालूम ही नहीं पड़ा और उसको लगा कि मिस्टर एक्स भी है मेरे साथ पार्टनर. एंड बाय दैट लॉजिक माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी ऑल अग्री दैट इसमें जय का गलती नहीं है कि वो 6 महीने से बाद भी बिजनेस कर रहा है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है वो अकेला बच्चा है. So he should be aware, he should have knowledge of the fact that he alone is carrying on business for 6 months. तो उसकी लायबिलिटी 6 महीने के बाद क्या हो जाएगी? पर्सनल, यानी कि अनलिमिटेड. इजी है एकदम ये सेक्शन कि नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP is reduced below 2 and LLP carries on business for more than 6 months. Then that sole partner of LLP who has knowledge of the fact that he alone is carrying on business shall have personal liability after that 6 months period. चलिए इसी के साथ अपना अगला भी क्वेश्चन समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 6, और कारवा आगे बढ़ता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. सुनते जाना दोस्तों. हर LLP में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए. कौन है, क्या है सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर? अरे राजा, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, कुछ ऐसे पार्टनर्स होने चाहिए जो कंप्लायंस के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट फाइलिंग विद ROC या पेमेंट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी और फीस, उसके लिए जिम्मेदार रहे. तो देखो LLP अपनी हरकतों के लिए खुद तो जिम्मेदार है ही, बट साथ में वी वांट सम मोर इंडिविजुअल्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर LLP's कंप्लायंस. ये कहलाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर का राइट्स रेगुलर पार्टनर से ज्यादा नहीं है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लायबल फॉर कंप्लायंस ऑफ LLP, जो रेगुलर पार्टनर लायबल नहीं है. Every LLP shall have at least 2 designated partners and both of them should be individuals. क्यों? अरे कॉलर पकड़ने के लिए कॉलर पहनने वाला तो होना चाहिए इंडिविजुअल. बाय दैट लॉजिक बॉडी कॉर्पोरेट का भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता. एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रेसिडेंट हर एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन होती है. यहाँ पे रेसिडेंट वो व्यक्ति है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में स्टे किया था नॉट लेस देन 120 डेज, यानी 120 डेज और मोर जो भारत में स्टे किया पिछले साल, वो व्यक्ति रेसिडेंट माना जाएगा. तो अगर मेरे LLP में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, उसमें से एक ऑलरेडी रेसिडेंट है, तो क्या दूसरे का रेसिडेंट होना जरूरी है? आंसर इज नो. दोनों में से एक ही रेसिडेंट चाहिए, बट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल्स होने चाहिए. सर डाउट, सर ये तो पॉसिबिलिटी है कि LLP में सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट से, तो ऐसे में हम क्या करें? तो देखो एक एग्जांपल मैंने बनाया है, अंधा पैसा LLP. अब अंधा पैसा LLP में 2 पार्टनर्स है. एक तो टेस्ला INC जो कि फॉरेन कंपनी है, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है. बस इतने ही 2 पार्टनर्स है LLP में. क्या ये LLP वैलिड है? हाँ सर LLP तो वैलिड है. क्यों? अरे बिकॉज 2 पार्टनर्स है एंड पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है. हाउएवर इन दोनों में से कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है क्या? आंसर इज नो. तो ऐसे में दोस्तों जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है वो अपने में से किसी आदमी को नॉमिनेट करेंगे एज अ नॉमिनी. जैसे हमने टेस्ला INC के से पूछा कि भाई कोई तो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, तो टेस्ला INC बोला अरे मेरा एक डायरेक्टर है मिस्टर मस्किया, वो चलेगा एज अ नॉमिनी. हमने बोला इंसान है, बोला हाँ थोड़ा पागल है बट इंसान है, हमने बोला चलेगा. फिर हम रिलायंस लिमिटेड के पास गए, आपकी तरफ से भी एक नॉमिनी हमें दे दो, एक इंडिविजुअल दे दो जो लायबल रहे. रिलायंस बोला हमारा एक डायरेक्टर है मिस्टर मुखिया, चलेगा, हमने बोला बिंदास. So in this case, अंधा पैसा LLP में पार्टनर्स कौन है? Who are the partners of अंधा पैसा LLP? Tesla INC and Reliance Limited. But who are the designated partners? सर उनके नॉमिनी यानी मिस्टर मस्किया एंड मिस्टर मुखिया. बेटा आपको दिमाग में अच्छे से. अच्छा और एक यहाँ पे डाउट आता है, सिली मिस्टेक अलर्ट. अगर किसी LLP में कुछ इंडिविजुअल पार्टनर्स है एंड कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स है एज अ पार्टनर, क्या ये जरूरी है कि हमेशा सिर्फ वो इंडिविजुअल पार्टनर्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहे? आंसर इज नो. इंडिविजुअल पार्टनर्स पे अगर भरोसा नहीं है तो इन दैट केस बॉडी कॉर्पोरेट को आप पार्टनर बना सकते हो. इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों. लेट्स से कंपनी LLP का नाम है अमीर गरीब LLP, एंड लेट अस अज्यूम अमीर गरीब LLP जो है उसमें टोटल 4 पार्टनर्स. पहला पार्टनर इज टेस्ला INC, दूसरा पार्टनर इज रिलायंस लिमिटेड, तीसरा पार्टनर इज मिस सोनल, और चौथा पार्टनर इज मिस अलमास. अब आपको मालूम पड़ा नाम क्यों पड़ा है. एनीवेज द पॉइंट ओवर हियर इज दैट हु विल बिकम पार्टनर ऑफ अमीर गरीब LLP? ऑल द 4. हु विल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर? देखो सोनल इंडिविजुअल है, अलमास इंडिविजुअल है, बट हमें अगर दोनों पे विश्वास नहीं है,
तो हम टेस्ला को बोलेंगे तेरी तरफ से एक नॉमिनी भेज, टेस्ला बोलेगा मिस्टर मस्किया ले लो। रिलायंस को हम बोलेंगे तेरी तरफ से भी एक नॉमिनी भेज, तो रिलायंस बोलेगा मेरा नॉमिनी है मिस्टर मुखिया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इन चारों में से कोई भी दो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, वैसे दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, मिनिमम दो होने चाहिए। मिस्टर मस्किया, मिस्टर मुखिया हु आर नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, और मिस सोनल, मिस अलमास हु आर इंडिविजुअल पार्टनर्स। मक्खन एकदम, बड़े अपन आगे। ऑल राइट गाइज, सो ये था अपना अगला वाला क्वेश्चन विच वॉज क्वेश्चन नंबर 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। सबसे पहला, एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। फिर दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है, अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा, इफ एन एलएलपी कंसिस्ट्स ऑफ आइदर बॉडी कॉर्पोरेट्स or some individuals and some body corporates, then who can become the partner? Answer is either the individual partners or the nominees of the body corporate. एकदम क्लियर। अभी ये प्रबल दावेदार है एग्जाम में आने का, यहाँ पे केस स्टडी भी बन सकता है। वैसे एलएलपी एक्ट में ज्यादातर केस स्टडी नहीं आता है फाउंडेशन लेवल पे, बट यहाँ पे मैं होता तो मैं एक केस स्टडी बना सकता था। मैं आपको 4 पार्टनर्स बोलता, उनमें से 2 रेसिडेंट बनाता, 2 नॉन रेसिडेंट बनाता, और फिर मैं बोलता एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, कैन दे बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब अपना थॉट प्रोसेस कैसे चलता है मालूम है? ओ माय गॉड, वो नॉन रेसिडेंट है, वो अभी नहीं चलेगा। अरे बाबा, बट एक रेसिडेंट पार्टनर है तो दूसरा कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल, तो दूसरा नॉन रेसिडेंट चलेगा। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, तो आप हाईएस्ट अलर्ट पे रहना। मूविंग फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, एलएलपी एक्ट अगले चरण पे पहुंच गया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको 3 प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, 3 प्रोसीजर से जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1, क्या इंडिया में 2 एलएलपी सेम नाम से बन सकती है? तो इसका मतलब हमें पहले चेक करना पड़ेगा जिस नाम से हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वो नाम अवेलेबल है या नहीं, विच इज वाई वी विल फर्स्ट डू रिजर्वेशन ऑफ नेम। वैसे फॉर्म नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है फाउंडेशन के, आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। So we will have to first do reservation of name। जो भी व्यक्ति एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहता है या एक मौजूदा एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है, वो अप्लाई करेगी आरओसी को फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, कि हमें ये पर्टिकुलर नाम रिजर्व करके चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जोसेफ जो है ना, ही वांट्स टू रिजर्व द नेम स्कॉलर एलएलपी फॉर हिज एलएलपी। तो हमने जोसेफ को बोला कि तू पहले अप्लाई कर आरओसी को। आरओसी को अगर लगा सब कुछ सही है, आरओसी ना मेजरली 2 चीजें चेक करती है। पहला तो जो नाम रिजर्व करने को बोला है वो अनडिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल अरे कोई गाली गलोच वगैरह नहीं है। दूसरा, इट इज नॉट आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स, वो एग्जैक्ट या मिलता जुलता नहीं है किसी मौजूदा एलएलपी, कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। अगर नाम अनडिजायरेबल भी नहीं है और किसी मौजूदा एलएलपी, कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता भी नहीं है, तो आइडियली ROC will inform the person that the name is reserved for a period of 3 months from the date of intimation. Once the name is reserved, step number 2 start होता है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत आपको 2 डॉक्यूमेंट्स है जो ROC के पास फाइल करनी है। कितना? 2 डॉक्यूमेंट्स। पहले डॉक्यूमेंट का नाम है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपको टोटल 5 चीजों के बारे में एलएलपी ROC को बताना है। सबसे पहला, नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी। दूसरा, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी। तीसरा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। चौथा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पांचवा, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और छठवा, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। जहां जहां प्रिस्क्राइब वहां वहां रूल्स, बट रूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो गई भैंस पानी में। मूविंग फर्दर, सर आपने बोला 2 डॉक्यूमेंट है, जिनमें से एक था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा? इस डॉक्यूमेंट का ना एज सच कोई नाम नहीं है, वो बस एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट सेक्शन 11 कहता है इसलिए बनानी पड़ती है। सो हाउ अबाउट हम उसको नाम रखते हैं स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11। ये स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11 एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन दावा करना। 2 टाइप के लोग हैं जो कुछ दावा कर रहे हैं। कौन से 2 टाइप के लोग? पहला, कुछ एक्सपर्ट लोग जिन्होंने एलएलपी को बनाने में मदद की थी, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट। दूसरा, वो हर एक व्यक्ति जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में शुमार है, इंक्लूडेड है, जैसे पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये लोग क्या दावा कर रहे हैं? ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के संदर्भ में, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी के संदर्भ में हमने इस एक्ट का मतलब एलएलपी एक्ट 2008 का एंड इसके तहत बने रूल्स का पूरा पालन किया है।
So what does statement under section 11 say? It says that we have complied with all the requirements of this act and rules made thereunder. कौन करता है ये डिक्लेरेशन? दो टाइप के लोग, पर्सन्स एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी सच एज सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट. And second, every person who has been named in the incorporation document such as partner and designated partner. ये दो डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11, ये दो डॉक्यूमेंट यदि आप आरओसी के पास फाइल करोगे, नाउ द बॉल इज इन आरओसी's कोर्ट. आरओसी चेक करेगा सब कुछ सही है कि नहीं, एंड विद इन 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, आरओसी को ये डॉक्यूमेंट मिलने के 14 दिन के अंदर अंदर आरओसी आइडियली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी नाम के पर्सन का जन्म हुआ है. यहाँ पे और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के बाद, 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक एलएलपी अग्रीमेंट फाइल करनी है विद द आरओसी. एलएलपी अग्रीमेंट जो है उसमें सारे पार्टनर्स का भी सिग्नेचर होगा और एलएलपी का या तो कॉमन सील या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का सिग्नेचर भी होगा. ये होती है 3 स्टेप प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी. स्टेप नंबर 1, रिजर्वेशन ऑफ नेम. अच्छा, नाम रिजर्व होने के कितने टाइम बाद तक आपको एलएलपी बनानी चाहिए? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन. फिर इनकॉर्पोरेशन करते दौरान कितने डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल करने? 2. एक तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और दूसरा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11. एंड आरओसी को ये दोनों डॉक्यूमेंट मिलने के कितने टाइम बाद आरओसी विल हैव टू गिव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? विद इन 14 डेज. एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के कितने टाइम बाद आपको एलएलपी अग्रीमेंट आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी? विद इन 30 डेज. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पार्श्वभूमि पे अपने अगले सेक्शंस चलेंगे. मैं ना पहले सेक्शन नंबर्स 15 एंड 16 करता हूं, नेम एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम. सुनते जाना. Every LLP will use the words limited liability partnership or LLP as the last word. Suffix आएगा LLP या limited liability partnership. No LLP shall be registered by a name which in the opinion of central government is पहला तो undesirable. आपके लेवल पे undesirable का मतलब समझो कोई गाली गलौच नहीं होना चाहिए, ऑल्दो ये काफी डिटेल में सीए इंटर में अपने को पढ़ना है. सेकेंडली, वो नाम जो हम ले रहे हैं आइडेंटिकल, वर्ड टू वर्ड सेम. अगर मैं डेलॉइट एलएलपी नाम का खुद का एक एलएलपी खोला, कहने से डेलॉइट ऑलरेडी एक एलएलपी है, तो मैं किसी मौजूदा एलएलपी के नाम से आइडेंटिकल खुद का एक एलएलपी बना रहा हूं. और टू नियरली रिजेंबल्स, अरे मतलब जैसे वो होता है ना, पूमा की जगह पोमा लिखते हैं. मैंने तो उल्लासनगर में एक बार उपमा देखा था. पूमा का बिल्ली ऐसा सीधा होता है बिल्ली, उपमा का बिल्ली ऐसा उल्टा था, बट मैंने देखा था सच में. सो ऐसा सब आप ना ये नहीं कर सकते, ये ट्रेडमार्क का उल्लंघन है. इट्स अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, इट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क. सो अगर किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आपके एलएलपी का नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबलिंग है, तो भी आपको वो नाम रिजर्व करके नहीं मिलेगा. जिस व्यक्ति को अप्लाई करना है फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, वो आरओसी को अप्लाई करेगा. आरओसी को अगर सब कुछ ठीक लगा तो वो 3 महीने के लिए वो नाम को रिजर्व करेगा, जिस बीच आपको आइडियली एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. इजी, बढ़ू मैं आगे. ऑलराइट, मूविंग फर्दर, अब सेक्शन 11 पे चलते हैं. किसी भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आरओसी के पास फाइल करनी है. पहला तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और दूसरा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको उस आरओसी के पास फाइल करना है जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये निम्नलिखित 6 चीजें आपको बतानी है. सबसे पहला, इट शुड बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो आपको सबसे पहला उसमें बताना है नेम ऑफ एलएलपी, दूसरा प्रपोज्ड बिजनेस, तीसरा आपको बताना है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चौथा आपको बताना है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पांचवा बताना है नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और छठवा सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. साथ में सर आपने बोला था स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11 करके भी एक डॉक्यूमेंट है. बिल्कुल. सो अलॉन्ग विथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11 भी आरओसी के पास फाइल करनी है, जिसमें डिक्लेरेशन होगा दैट हमने एलएलपी एक्ट और इसके तहत बने एलएलपी रूल्स का कंप्लायंस किया है विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी. कौन देगा ये डिक्लेरेशन? 2 टाइप के लोग. पहला, पर्सन्स एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी सच एज एडवोकेट, सीए, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट. दूसरा, एवरी पर्सन हु इज नेम्ड हु हैज सब्सक्राइब्ड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जैसे पार्टनर्स. इजी एकदम. अगर इस डॉक्यूमेंट में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11 में आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया जो आपको पता है झूठ है, या तो आप उसकी सच्चाई में विश्वास नहीं रखते, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू फेस पनिशमेंट.
इम्प्रिजनमेंट है, जेल जाना पड़ेगा 2 साल तक, एंड यानी जेल भी जाना पड़ेगा एंड फाइन भी भरना पड़ेगा। फाइन कितना सर? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख। जैसे ही ये 2 डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास फाइल करोगे, उसके बाद आरओसी चेक करेगा सब कुछ सही तो है ना, फिर आरओसी वो डॉक्यूमेंट अपने रजिस्टर में फाइल करेगा और आरओसी आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितने दिन में मिलना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी 14 डेज। सर्टिफिकेट इस बात का पुख्ता सबूत है, कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी नाम के किसी पर्सन का जन्म हुआ था। कैन आई प्रोसीड? ऑल राइट। इसके बाद एक डिस्कशन है रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, सुनते जाना। आपको बस 4 सेंटेंसेस बताने हैं। ये ओल्ड सिलेबस में एक बार आया था, रजिस्टर्ड ऑफिस 5 नंबर का आया था। जिन्होंने ये चारों पॉइंट्स वर्ड टू वर्ड लिखे उन्हें पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिले थे। तो आप भी पूरा सतर्क रहना। रजिस्टर्ड ऑफिस, ध्यान से सुनना दोस्तों, 4 सेंटेंसेस है। पहला, मैं पहले हिंदी में बोलता हूं, फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। सबसे पहला दोस्तों, यदि ठीक है एलएलपी को कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी नोटिस सेंड एंड रिसीव करनी है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में करेगा। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को एलएलपी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर को कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करनी है तो वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस में करेगा। तीसरा, एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज तो कर सकता है लेकिन आरओसी को बताना पड़ेगा। और चौथा, यदि एलएलपी ने इस सेक्शन का उल्लंघन किया तो ऐसे में एलएलपी और पार्टनर्स को पेनल्टी होगी विच इज ₹500 पर डे बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹50,000। अब इसको अंग्रेजी में थोड़ा बोलते हैं। So every LLP will have a registered office where all the notices and communications will be sent and received. मतलब correspondence यहाँ से होगा। Secondly, if a person wishes to serve any document on 1 LLP, 2 partner or 3 designated partner, then he can send it either by post under certificate of posting or registered post or any other manner. Post under certificate of posting यानी ऐसा पोस्ट जिसमें जहां जिसको वो लेटर मिलेगा उसका सिग्नेचर जिसने लेटर लिखा उसको दिया जाता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी बेसिकली। तो इसको बोलते हैं पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। इसको आरपीएडी या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी बोलते हैं। फॉर योर जनरल नॉलेज बता के रखता हूं। या तो रेगुलर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप भेज सकते हो या तो किसी और तरीके से, जैसे हैंड डिलीवरी। किधर भेजना है? उन्होंने बोला पहला तो रजिस्टर्ड ऑफिस भेजना ही पड़ेगा, एंड यदि एलएलपी ने कोई दूसरा एड्रेस, दूसरा कोई ऑफिस स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो उधर भी भेजना पड़ेगा। सर ये सेकंड सेंटेंस एक बार रिपीट करो ना, सुन लेना। यदि किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट भेजना है, किसको? एलएलपी, पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, वो कैसे भेजेगा? 3 तरीके बताए। या तो रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, मतलब क्या होता है सर कि मैंने जिसको लेटर लिखा उसका सिग्नेचर मुझ तक आएगा। सेकेंड इज रजिस्टर्ड पोस्ट, जहां पे सामने वाले का सिग्नेचर मेरे तक नहीं आएगा। थर्ड इज एनी अदर मैनर, इट कुड बी हैंड डिलीवरी ऑल्सो। अच्छा, तो उसको वो लेटर कहां पे भेजना पड़ेगा? पहली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में, एंड सेकेंड एनी अदर प्लेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द एलएलपी कि वो डॉक्यूमेंट उधर भी भेज। तो ऐसे में उसको दोनों जगह पे भेजना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे डेलॉइट एलएलपी जो है ना, उसके मुंबई में 2 मेजर ऑफिसेस है। वैसे तो ज्यादा है बट 2 ऑफिसेस का आप एग्जांपल पकड़ लेना। एक तो उनका परेल में ऑफिस है एल्फिस्टन के पास, और दूसरा जो उनका ऑफिस है वो यहाँ पे है गोरेगांव के पास है। सो व्हाट हैपेंस इज इफ डेलॉइट वांट्स टू रिसीव सम नोटिस तो डेलॉइट बोल के रखेगा वैसे तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो परेल में है वहां पे तू कर ले, एंड एडिशनली यू हैव टू सेंड इट एट गोरेगांव ऑफिस आल्सो। तो आपको दोनों जगह पे वो नोटिस को सेंड करना पड़ेगा। एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता है, खाली आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन, उल्लंघन करता है, तो एलएलपी एंड हर एक पार्टनर को पेनल्टी होगी, पनिशमेंट होगी 500 रुपया प्रतिदिन। लेकिन ऐसा 500 500 500 ऐसा जुड़ते जाएगा और तुम इतना निर्लज है कि 100 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो एलएलपी एक्ट आपके सामने हाथ जोड़ता है, आपको कहता है सॉरी शक्तिमान, और बोलता है हमें तो बस 85,000 दे दो, ऊपर का तुम यूज कर लेना। समझा तुम लोग को? सो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी? 50,000 रुपीज। ये था रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके बाद सेक्शन 14 में एज सच तो कोई दम नहीं है, एग्जाम में आने की संभावना कम है, बट हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे और इसे भी बहुत शिद्दत से करेंगे। जिस दिन एलएलपी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उस दिन से दोस्तों जन्म होता है एक ऐसे नए पर्सन का, artificial person, separate legal entity which can sue and be sued in its own name, which can hold, acquire property, movable or immovable, tangible or intangible, in its own name, which may have a common seal if it decides to have one, यानी कि ऑप्शनल है, and it will do and suffer all those acts and things जो body corporate lawfully do and suffer मतलब कर सकते हैं। यानी हमारा एलएलपी तुम्हारे कंपनी से कम नहीं है,
उसके पास वो सारे फीचर्स है जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के पास होते हैं। वो अगर कार्यवाही करेगा तो भी अपने नाम पे करेगा, बैंक अकाउंट खोलेगा तो भी अपने नाम पे खोलेगा, कोई असेट को होल्ड करेगा तो भी अपने नाम पे, लायबिलिटी इनकर करेगा तो भी अपने नाम पे। सर उसकी सिग्नेचर क्या होगी? चाहिए तो कॉमन सील रख सकता है, कॉमन सील नहीं है तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का सिग्नेचर इज ऑल्सो इनफ एंड इट विल डू एवरीथिंग पॉसिबल विच अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन डू। मक्खन एकदम। तो चलिए एक बार देखते हैं अपना कितना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी इज क्लियर। सेक्शंस 11 एंड 12 यहाँ पे आप लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 9, रजिस्टर्ड ऑफिस। काफी संभावना लग रही है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत टाइम से नहीं आया है। ओल्ड सिलेबस में कुछ 4 साल पहले लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन देखा, याद आ रहा है मेरे को, बहुत टाइम से नहीं आया। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, ऑल्दो चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट आर लो। हम करके तो सब कुछ लेंगे, देखो इसलिए मैंने उसको तारा नहीं दिया है, बट मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेता हूं। जो पढ़ाता हूं पूरा 100% पढ़ा दूंगा। बढ़ता हूं आगे। नेम एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम भी अपना हुआ है कि नाम अनडिजायरेबल नहीं हो सकता है, नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल नहीं हो सकता है किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन एप्लीकेबल है। ये सब हुआ है अपना। पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन निपटा देते हैं। एक्चुअली ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको बस एक बार इसको पढ़ लेना है। पॉइंट्स इतने सिंपल है ना कि डिस्कस करने लायक नहीं है, हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लास्ट टाइम, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सीए इंटर के एग्जाम में जहां पे ये सिलेबस में है, उन्होंने एलएलपी वर्सेस कंपनी के बीच का 5 नंबर के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा था। इंटर लेवल की बात कर रहा हूँ। एक कहने से 5 मार्क्स खैरात में दे दिए, बांट दिए इंटर के बच्चों, फिर भी तुम बोलता है सीए डिफिकल्ट एग्जाम है। अभी तुम ही डिसाइड करो। एनीवेज, साथ में दोस्तों एलएलपी वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कि कंपनी के भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो आई विल फॉरवर्ड द पीडीएफ, अगर आप वो कमेंट सेक्शन पे या वैसा बोल दो तो आई विल फॉरवर्ड दिस पीडीएफ टू यू एंड वहां पे आपको जो भी सही लगे वो मार्किंग्स भी आप कर देना। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट गिवन की डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कहना कि तुम्हारा अपमान है, तो मैं उसको एक्सप्लेन फिलहाल नहीं कर रहा हूं। विच लीव्स अस विद द लास्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार इसके ऊपर, ठीक है। यह है सेक्शन 17 और पूरे एलएलपी एक्ट में 17 पे खतरा है। एक लौता ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। उन्होंने बोला है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होंगे यदि किसी एलएलपी का नाम किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सेम टू सेम है या मिलता जुलता है, इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर फॉर दिस। ध्यान से सुनना। और मैं क्या चाहता हूं पता है, बिफोर यू हियर माय एक्सप्लेनेशन, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, आप खुद एक बार वो सेक्शन 17 पढ़ो एंड आप खुद समझने का कोशिश करो, बिकॉज यदि इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। बहुत खून खराब है फिर एग्जाम में, बिकॉज नॉर्मली एलएलपी एक्ट के केस स्टडी नहीं आते, बट अगर गलती से आया इस सेक्शन पे, भाई मजा ही आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, टेक अ मिनट, पॉज करो वीडियो को और इसको एक बार देख लेना आप लोग। चलिए अब मैं बताता हूं दोस्तों कि व्हाट शुड बी आइडियली द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सेक्शन। पहले हिंदी में बोलूंगा, फिर उसका अनुवाद हम अंग्रेजी में करेंगे, शुड बी वेरी इजी। देखो, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शंस 15 एंड 16, यानी इसके ऊपर दिए सेक्शन 15 एंड 16। 15 था नेम, 16 था रिजर्वेशन ऑफ नेम, उसको इग्नोर करते हुए, नॉट विथस्टैंडिंग इग्नोर करना। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस यानी गलती से, और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब यहां पे जानबूझ के, एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, या तो मौजूदा एलएलपी का नया नाम गड़बड़ है, या तो एलएलपी जब से बनी है तब से उसका नाम गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? बिकॉज इट इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबलिंग विथ एनी एलएलपी कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो ऐसे में व्हाट हैपेंस, जिसको तकलीफ है ना, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ये ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग सुनते जाना। लेट्स अज्यूम मैंने एलएलपी बनाई, 3 उदाहरण लेते हैं। मैंने पहला तो एलएलपी बनाया डेलॉइट एलएलपी। एक ऐसे डेलॉइट एलएलपी इज आइडेंटिकल टू, ये जो मेरा नाम है एलएलपी का, इट इज आइडेंटिकल टू डेलॉइट हैस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, जो असली वाला डेलॉइट है, नाम सेम यूज किया है मैंने। सेकेंड पॉसिबिलिटी, मैंने नाम रखा रिलायंस एलएलपी। कैन वी अग्री इट इज आइडेंटिकल टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो कि एक कंपनी है। और तीसरा लेटेस्ट से मैंने नाम रखा कैडबरी एलएलपी। क्या नाम रखा? कैडबरी एलएलपी। अब सुन लेना, पहली बात तो
कैडबरी जो आपको सबसे पहले जहन में आया वो किसी कंपनी का नाम नहीं, कैडबरी एक ब्रांड का नाम है, ट्रेडमार्क है वो। तो कैडबरी का सर कंपनी कौन सा है? आंसर इज मोंडेलेस। मोंडेलेस लिमिटेड नाम का एक कंपनी जो कैडबरी नाम का प्रोडक्ट बनाता है, ब्रांड बनाता है। तो कैडबरी या कैडबरी एलएलपी जो है, कहना है सही, आइडेंटिकल तो नहीं है बट इट इज टू नियरली रिजेंबलिंग any existing LLP, any existing too nearly resembling existing trademark of Mondelez Limited। ट्रेडमार्क कौन सा है? ट्रेडमार्क इज कैडबरी। जो मॉन्डेलेज उसका प्रोप्राइटर है, ओनर है। तो ऐसे में अभी वापस रिपीट करता हूं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शंस 15 एंड 16, यानी सेक्शंस 15 और 16 को इग्नोर करते हुए या तो जानबूझ के या तो गलती से यदि किसी एलएलपी का नाम किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स है, देन इन दैट केस एन एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड बाय, जिसे चुभ रहा है हमारा नाम, एक ऐसे पहले केस में हमारा नाम ये ओजी वाले डेलॉइट को चुभ रहा है तो वो एप्लीकेशन करेगा। सेकंड वाले केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थर्ड वाले केस में मॉन्डेलेज हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो दे विल फाइल एन एप्लीकेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट will pass an order directing the LLP to change its name within 3 months from the date of order. So क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से दखल अंदाजी ले सकता है सीओ मोटो खुद से? आंसर इज नो। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस बात को लेकर दखल अंदाजी लेनी है, इट शुड हैव एन एप्लीकेशन बाय आइदर दैट एलएलपी कंपनी और प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ऐसा उन्होंने बोला है। अगला पॉइंट, दिस इज वेयर द रियल गेम लाइज, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर of registered trademark to be valid, maintainable मतलब valid, has to be made within 3 years from the date of incorporation registration or date of change of name of LLP। यानी जो नाम चुभता है LLP का वो जब से आया, अगर पहले वाला ही नाम चुभ रहा है, पहले से ही वो नाम था तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से, और अगर पुराना नाम ठीक था लेकिन नाम बदलने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल लेटर से एलएलपी का पुराना नाम था लॉकी एलएलपी, जिससे किसी को तकलीफ नहीं थी, फिर लॉकी एलएलपी ने अपना नाम बदला और नाम रखा गोलगेट एलएलपी। अब ये गोलगेट एलएलपी नाम जब से आया, कहने से कोलगेट को तकलीफ है। वंस अगेन, कोलगेट किसी कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है पामोलिव इंडिया लिमिटेड, जो कोलगेट नाम का ब्रांड मैन्युफैक्चर करता है। सो बाय दैट लॉजिक हमें क्या बताया गया है कि जिस दिन जो नाम चुभता है वो नाम आया, उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर का, ओनर का एप्लीकेशन गया तो ही वो वैलिड है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैडबरी एलएलपी, ये नाम मेरा आया, कैडबरी एलएलपी जो मैंने नाम रखा था ना, ये नाम सपोज आया 1 जनवरी 2021 को। सो आइडियली एप्लीकेशन बाय मॉन्डेलेज कब तक गया तो वैलिड है? मॉन्डेलेज कौन है? प्रोप्राइटर ऑफ कैडबरी, ओनर है ना वो कैडबरी ब्रांड का। आंसर इज सर 3 साल काउंट होंगे, विच इज बेसिकली 31 दिसंबर 2024। तो सर 31 दिसंबर 2024 के बाद अगर किसी प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ने एप्लीकेशन दिया तो वो वैलिड नहीं है, मतलब एलएलपी अपना नाम रख सकती है। हाउएवर माय डियर फ्रेंड्स, सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट, ये 3 साल की जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है जब एप्लीकेशन प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से जाता है। ए म्हणजे डेलॉइट एलएलपी है मैंने नाम रखने के 10 साल बाद भी असली वाला डेलॉइट एलएलपी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है? यस। ए रिलायंस एलएलपी नाम रखने के 20 साल बाद भी क्या असली वाला रिलायंस लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दे सकता है? यस। लेकिन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से यदि आपका नाम मिलता जुलता है या आइडेंटिकल है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर यानी प्रोप्राइटर, आपका वो नाम जो उसे चुभ रहा है वो आने के 3 साल के अंदर ही एप्लीकेशन करना चाहिए। सर जो नाम चुभ रहा है वो कब से आया? अगर पहले वाला ही नाम था तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, लेकिन पुराना नाम ओके था, नया नाम चुभ रहा है तो डेट ऑफ चेंज ऑफ नेम, वहां से 3 साल आप कैलकुलेट करोगे। इसके बाद तो सेक्शन काफी सिंपल है। इसके बाद उन्होंने बस इतना ही बोला है कि एलएलपी जैसे ही अपना नाम चेंज करेगी, व्हाई? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे बोला है।
तो वो 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास फाइल करेगी वो चेंज, और आरओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर भी दिखाएगी कि देख सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था नाम चेंज कर, इसलिए मैंने चेंज किया है। ये एलएलपी कितने दिन में करेगी? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ नेम 15 डेज। फिर आरओसी एलएलपी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, क्योंकि पुराने वाले में पुराना नाम है, तो नए नाम के साथ एक नया सर्टिफिकेट देगी। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी चेंजेस करेगी एलएलपी अग्रीमेंट में। एलएलपी अग्रीमेंट में भी एलएलपी नाम चेंज करेगी। अगर एलएलपी ने खुद से 3 महीने के अंदर अपना नाम नहीं बदला सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब नया नाम देगी एलएलपी को। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एलएलपी का नाम था प्रणील एलएलपी। हमने बोला यार प्रणील किसी मौजूदा ब्रांड नेम से या मौजूदा कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, 3 महीने का उसको कालावधि था नाम चेंज करने को, लेकिन प्रणील एलएलपी ने अपना नाम चेंज किया ही नहीं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रणील एलएलपी का नामकरण करेगी। अगर सीजी बोला कि आज के बाद प्रणील एलएलपी का नाम फुद्दू एलएलपी, तो क्या वो फुद्दू एलएलपी बनेगा? यस। लेकिन क्या फिर प्रणील एलएलपी जो अभी फुद्दू एलएलपी बना है, क्या वो अपना नाम वापस चेंज कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन वापस जो नाम चुभ रहा है वो मत लेकर आओ। मालूम पड़ा आपने वापस प्रणील एलएलपी कर दिया तो अब सच में फुद्दू। समझा तुम लोग को मैं क्या बोल रहा है? सो एलएलपी ने अगर 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज नहीं किया, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट shall allot a new name to LLP and central government will tell ROC to issue a fresh certificate of incorporation with a new name. But nothing prevents the LLP from again changing the name. LLP वापस जो नाम रखना चाहे रख सकता है, खाली जो पुराना नाम चुभ रहा था किसी को वो नाम दोबारा मत रखना। टोटल 5 सेंटेंसेस है इसमें जो अपने को अच्छे से समझने पड़ेंगे। सो आइडियली इफ वी आर कंफर्टेबल विद अंडरस्टैंडिंग दिस 5 सेंटेंसेस, 17 पे भी खतरा नहीं है। एक बार रिपीट करता हूं, दोहराता हूं 5 सेंटेंसेस। फर्स्ट, इफ द नेम ऑफ एलएलपी is identical or too nearly resembles name of any existing LLP, company or registered trademark, then on an application made by either that LLP or company or proprietor of registered trademark, central government can direct the LLP to change the name within 3 months from the date of such order, provided that for an application made by proprietor of registered trademark, सिर्फ उसको कंपनी LLP को नहीं, to be valid the application should be made within a period of 3 years from the date of incorporation registration of LLP अगर पुराना नाम चुभ रहा है तो, और date of change of name of LLP अगर नया नाम चुभ रहा है तो। आगे point number 3, when LLP changes its name, it shall within 15 days file the same with ROC along with order of central government जिसने बोला था नाम चेंज कर। Then ROC will make the changes in certificate of incorporation. And after new certificate of incorporation is received, after that LLP will make the changes in the LLP agreement within the next 30 days. If LLP does not change its name as per the directions of central government within 3 months, then central government shall allot a new name to LLP. अब central government ने नामकरण कर दिया तो वही आपका नाम। Central government will direct the ROC to issue a fresh certificate of incorporation using the new name, provided that nothing stops the LLP, nothing prevents the LLP from again changing its name. Are we clear my dear friends? जैसे मैंने बोला और जैसे मैंने वादा किया, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा एलएलपी एक्ट मैंने रिवाइज करके दिया है। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक भी इसी के साथ हमने कंप्लीट की है। एक बार ये क्वेश्चंस देख लेना और एक बार समझ लेना कि वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन बैंक। एलएलपी एक्ट के 6 मार्क्स आपको सौंप के जा रहा हूं। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं दोस्तों।